तो आइए इस वीडियो में बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये दोहरा परिसंचरण क्या होता है। दोहरा परिसंचरण बोलिए चाहे दोहरा रक्त परिसंचरण बोलिए, ये क्यों आवश्यक है, आखिरकार ये क्या होता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए किस तरह से पूछता है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। जिस तरह से अगर मान के चलिए इस मशीन के बारे में समझिए, अगर मशीन के अंदर मान के चलिए फ्यूल नहीं डालिएगा तो मशीन चलेगा, फ्यूल ईंधन नहीं डालेगा तो उसी दिन मशीन तो नहीं चलेगा। ईंधन डालने के बाद उसका एनर्जी, वही एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है, हर एक जगह होता है, तब मशीन सुचारू रूप से चल पाता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में क्या होगा, रक्त का परिभ्रमण, हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त गति में नहीं आएगा तो उस स्थिति में हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में एनर्जी तो नहीं जा पाएगा। जब एनर्जी हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में नहीं जा पाएगा तो उस स्थिति में हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से मान के चलिए आप किसी एक स्थान पर बैठे हुए रहते हैं और मान के चलिए कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि हाथ या पैर जो होता है सनने लगने लगता है, झुनने लगने लगता है। वो मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए इसको बांध दीजिएगा, बांध देने के बाद मान के चलिए यहाँ पे तो रक्त नहीं आगे जा पाएगा, तो उसके बाद क्या होते रहता है, आप लोग कैसे फील करते रहते हैं। मान के चलिए कमजोरी के कारण से आप भोज खाने के लिए बैठे या कहीं पर बैठे हुए हैं और किसी कारण बस आपका पैर दब गया, आप जब उठते हैं तो पैर कैसे लगते रहता है, कैसे कैसे लगते रहता है ना। अब ये किस कारण से होता है, शरीर के अंदर में रक्त परिभ्रमण सही तरीका से नहीं हो पा रहा, शरीर के अंदर में या जिस भाग के अंदर में रक्त ट्रांसफर सर्कुलेट बढ़िया से नहीं करते रहता है, तब इस वजह से होता है। और जब रक्त सर्कुलेट, आप मान के चलिए किसी कारण बस इस तरह से बैठ गए कि रक्त मान के चलिए आप सर्कुलेट कर ही नहीं रहा है, सर्कुलेट करने का मतलब क्या हुआ, परिभ्रमण कर ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको झन सर, अब जिस अनुसार से आप उसको समझिए, एक फील आते रहता है ना, कैसे कैसे फील लगते रहता है, कैसे कैसे एहसास होते रहता है ना, उस तरह का बात। अब आइए इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं हम। तो देखिए दोहरा रक्त परिसंचरण, दोहरा रक्त परिसंचरण को समझने से पहले आखिरकार ये रक्त परिसंचरण क्या होता है इसको सबसे पहले समझिए। रक्त परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब होता है परिभ्रमण, परिभ्रमण का मतलब क्या हुआ, घूमना, सर्कुलेट करना। रक्त का मतलब ब्लड, जिसको रुधिर कहते हैं, जिसको हम लोग खून कहते हैं। हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त जिस तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर के सभी भागों में घूमता है, उसी तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण। तो ये हमारे शरीर के अंदर में जो ये रक्त घूमता है तो दो चीजों के माध्यम से, दो नसें होती है जिसे हम लोग धमनी और शिरा कहते हैं, इसी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर में क्या होता है, रक्त बहता है। और इसका खोज किया था, दोहरा रक्त परिसंचरण का खोज किया था विलियम हार्वे ने। इसको एक बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखिएगा, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आखिरकार दोहरा रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने ही कहा था कि रक्त जो होता है, रक्त एक बंद परिपथ के माध्यम से होकर घूमता है। बंद परिपथ, अब वो क्या है, धमनी शिरा क्या है, एक बंद नस है, बंद नस। ये जो ऊपरी वाले भाग जो होता है, जिस पर हम लोग जो डॉक्टर जो सुई जो लगाते हैं, वो क्या है, बंदे परिपथ ना है। उन्होंने बताया था कि बंद चक्र के अंदर में ये जो है रक्त का फ्लोटिंग होता है। रक्त का फ्लोटिंग मतलब रक्त प्रवाहित होता है। बात को समझिए, हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोहरा रक्त परिसंचरण जानने से पहले हम आपको बताएं कि आखिरकार ये रक्त परिसंचरण क्या होता है। हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त जिस तंत्र के माध्यम से परिभ्रमण करता है, गति करता है, शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचता है, गमन करता है, मतलब कि परिवहन करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रक्त परिसंचरण। तो कहेगा कि आपसे भाई किस तरह से मान के चलिए हमारे शरीर के अंदर में संपूर्ण भागों में जो है रक्त बहता है, तो बताइएगा धमनी और शिरा। ये क्या है, ये नलिकाएं कहिए, चाहे नस कहिए, चाहे एक बंद परिपथ कहिए, चाहे एक बंद चक्र कहिए, जिसको विलियम हार्वे ने कहा था कि ये हमारे शरीर के अंदर में जो रक्त जो होता है ना, बहता है एक बंद परिपथ, इनकी एक बंद चक्र के माध्यम से घूमता है। तो वो बंद चक्र के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, वो धमनी और शिरा। रक्त परिसंचरण क्या है इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिए। अब आइए दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है इसको समझिए। तो मनुष्य और अन्य कशेरुकी जीव का मतलब कि जितने भी जीव का निर्माण हुआ है, जैसे हमारे शरीर का निर्माण किस तरह से हुआ है, तो कोशिकाएं किससे मिलने से ही नहीं हुआ है। जैसे खास करके मनुष्य को समझिए, तो इसका निर्माण किससे हुआ है, तो कोशिका से हुआ है। तो कई बार ऐसे देखने को मिला है, जैसे कि आप मान के चलिए, आप मछली के बारे में सोचिएगा, तो मछली में क्या होता है, रक्त हृदय में एक ही बार जाता है, लेकिन मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी जीव में रक्त क्या होता है, हृदय के अंदर में 2 बार पहुंचता है। तो इसी रक्त का हृदय में 2 बार पहुंचना ही क्या कहलाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण। बात को समझिए, मछली के अंदर में रक्त हृदय में
एक ही बार ट्रांसफर होता है। लेकिन जिस भी जीव के अंदर में अगर रक्त हृदय में 2 बार ट्रांसफर हो रहा है, हृदय तक 2 बार पहुंच रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? दोहरा रक्त परिसंचरण। नाम में स्पष्ट है, दोहरा रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण मतलब 2 बार घूम रहा है। रक्त परिसंचरण के बारे में हम आपको बताए ना, रक्त का परिभ्रमण, रक्त का गमन, रक्त का वहन। अब दोहरा का मतलब क्या हुआ? 2 बार। हमारे शरीर के अंदर में मनुष्य तथा अन्य कशेरुकीय जीव में रक्त का हृदय में 2 बार पहुंचना ही क्या कहलाएगा? तो दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाएगा। अब भाई इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये मनुष्य के हृदय में जो है रक्त 2 बार पहुंचता है, आखिरकार ये क्यों पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय अंग का होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकों का बना होता है? तो 4 कोष्ठकों का बना होता है, जिसमें ऊपरी वाले भाग को 2 ऊपरी वाला भाग होता है, 2 निचले वाले भाग होता है। तो 2 ऊपरी वाले भाग को क्या कहेंगे? अलिंद, और 2 निचले वाले भाग को क्या कहेंगे? निलय। निलय क्या करता है? पंपित करने का काम करता है। तो अलिंद से ज्यादा मजबूत होता है कौन? निलय, क्योंकि पंप करने वाला ज्यादा मजबूत होना चाहिए, तभी ना वो धकेल पाएगा। पंप करने का मतलब क्या? धकेलना। अब पंपे करने वाला अगर कमजोर रहेगा तो उस स्थिति में तो वो धकेल नहीं पाएगा, और जब धकेल नहीं पाएगा तो शरीर के संपूर्ण भाग में जाएगा, तो जाएगा किस तरह से रक्त? तो इसलिए कहा जाता है कि कौन से भाग क्या होता है कोष्ठकों के अंदर में मजबूत होता है, तो वो होता है निलय। इसको एक बेहतरीन तरीका से समझिए। तो आइए अब ये जो है हमारे शरीर के अंदर में ये रक्त जो है 2 बार पहुंचता है, इसका डिस्क्राइब किस तरह से करना है, इसका वर्णन किस तरह से किया जाना है। अब यहाँ पे तो लिख दिया बहुत सारे बात, इसको आप चुटकियों में, इसको आप ट्रिक के माध्यम से, इसको कम समय में इसको आप किस तरह समझ सकते हैं। जब आप किसी भी बात को समझ जाइएगा तो ये इतना बड़ी बात को आप, कितना विद्यार्थी हो सकता है कि इतना बड़ा बात हम लिखेंगे, फिर मान के चलिए इसको याद कैसे करेंगे, तो हो सकता है दिक्कत, हो सकता है कि जनरली दिक्कत होगा। लेकिन इसी बात को जब समझ जाइएगा तो आप आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? रक्त महाशिरा से, हमारे शरीर के अंदर में हम बताए ना आपको 2 नसें हैं हमारे शरीर के अंदर में, हम आपको बताए ना 2 नसें हैं, जिसमें एक हो गया शिरा और दूसरा धमनी। तो रक्त सबसे पहले क्या होगा? महाशिरा से आते हुए दाया अलिंद में जाएगा। अब यहां समझिए, दाया अलिंद में गया, और फिर ये दाया अलिंद क्या होगा? संकुचित होगा। संकुचित का मतलब क्या? उसमें वाल्व लगा हुआ रहता है। यहां पर देखिए 4 कोष्ठक है, तो 4 क्या है? यहाँ पे वाल्व भी है। वाल्व का मतलब क्या हुआ? जिस तरह से मान के चलिए मोटरसाइकिल के अंदर में एक ही ओर से मान के चलिए हवा जा रहा है, दूसरी ओर से नहीं आ रहा है ना, वही उसी को कहते हैं वाल्व, वाल्पिन जिसको कहते हो। जैसे मान के चलिए साइकिल के टायर के अंदर में एक दिशा से हवा जा रहा है और दूसरी दिशा से नहीं आ रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग वाल्व। तो इसके अंदर में 4 को वाल्व लगा रहता है। तो ये देखिए सबसे पहले रक्त महाशिरा से होते हुए दया अलिंद में गया, और फिर दया अलिंद संकुचित होगा। संकुचित का मतलब क्या? वैसे होता है। अब मान के चलिए दयालिन जब ये संकुचित हुआ, तो संकुचित होने के कारण से क्या हुआ? उससे रक्त होकर दयालिन से रक्त चले गया किसमें? दया निलय में। बात को समझिए। सर्वप्रथम रक्त महाशिरा से होते हुए दाया अलिंद में पहुंचता है। फिर ये दाया अलिंद संकुचित होकर, फिर ये दाया अलिंद क्या होगा? संकुचित होगा। संकुचित होकर इससे रक्त चल जाता है दाया नीले में। दाया नीले में फिर दाया नीला से क्या होगा? ये पंपित होगा। फिर दाया नीला, नीला का काम ही क्या होता है? पंपित करना। बात को समझिए। अभी भी हम एक बेहतरीन तरीका से नहीं समझा पाए, हम समझाएंगे। वीडियो को पूरा एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा। वीडियो को जब पूरा कंटिन्यू एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा, तो आखिरकार ये मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या किस तरह से किया जाना है और ये क्यों आवश्यक है, आपको समझ में आ गया। अभी हम नहीं समझा पाए हैं, हम खुदे कर रहे हैं, अभी नहीं समझा पा रहे हैं। पहले बात को समझिए। देखिए महाशिरा से होते हुए रक्त सर्वप्रथम दया अलिंद में गया, दया अलिंद संकुचित होकर, दया अलिंद के संकुचित होने से फिर ये रक्त दया नीला में गया, और फिर ये दया नीला पंपित करके, ये देखो यहाँ पे लिखे हैं दया अलिंद संकुचित होकर उसी रक्त को नीला में भेजता है। फिर पुनः फुफ्फुस धमनी से होकर यही रक्त कहा जाता है दया नीला में आया। फिर ये दया अलिंद पंपित करके उसी रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ भेजेगा? फेफड़ा में भेजेगा। अब हम सभी जानते हैं फेफड़ा के अंदर में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। अब ये ऑक्सीजन मिल गया जब, ये तो हो गया शुद्ध रक्त। अब फिर ये शुद्ध रक्त का क्या करेगा? शुद्ध रक्त को क्या करेगा? शरीर के संपूर्ण भागों में भेजने का काम करेगा, क्योंकि जब रक्त के अंदर में ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा तभी रक्त के अंदर में पावर रहेगा, जान रहेगा, तभी आप काम कर सकते हैं, तभी आप बेहतर कोई भी चीज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। शुद्ध रक्त का और अशुद्ध रक्त दोनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं शिरा के अंदर में कौन सी रक्त बहती है? तो अशुद्ध रक्त, और धमनी के अंदर में शुद्ध रक्त बहती है। ये धमनी और शिरा में क्या अंतर है? इससे पहले के वीडियो मैंने बता दिए हैं, आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हो धमनी और शिरा में क्या अंतर है। जीके स्टडी सेंटर आप इस तरह से सर्च करके देख लीजिएगा। जब ये दया नीला में आया तो दया नीला पंपित करके फुफ्फुस धमनी के माध्यम से इसी रक्त को लेकर चले गया कहाँ पे? फेफड़ा में चले गया। फेफड़ा में ऑक्सीजन से संपर्क होकर के फिर आएगा कहाँ पे? फिर वही ऑक्सीजन समृद्ध रक्त। ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन से मिला हुआ रक्त
फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ आएगा? फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आएगा बाह्य आलिंद में। बात को समझिए। फिर बाह्य आलिंद संकुचित होगा तो बाह्य नील, जब ये संकुचित हो गया तो बाह्य नीलय में गया। फिर बाह्य नीलय पंपित करके ये क्या करता है? महाधमनी के माध्यम से शरीर के संपूर्ण भागों में ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से रक्त का हृदय में 2 बार जो है गति होता है। इस तरह से रक्त हृदय के अंदर में 2 बार पहुंचता है। एक बार देखिए, बात को समझिए। यहाँ जो है ना थोड़ा स्थान का कम है। सबसे पहले यहाँ आप समझिए, मनुष्य के अंदर में यानी कि हृदय के अंदर में 2 बार रक्त किस तरह से ट्रांसफर होता है। रक्त का हृदय में 2 बार पहुंचना ही क्या कहलाएगा? दोहरा रक्त परिसंचरण। आखिरकार ये रक्त का हृदय में 2 बार किस तरह से पहुंचाया जाता है, किस तरह से ये पहुंचता है, इसको समझिए। सबसे पहले क्या होगा? महाशिरा से रक्त आएगा। महाशिरा से रक्त आएगा तो कहाँ जाएगा? दाया आलिंद में। दाया आलिंद में गया। फिर दाया आलिंद संकुचित होगा। फिर दाया आलिंद ये संकुचित होगा तो संकुचित होने से इसका रक्त कहाँ जाएगा? संकुचित होने से इसका रक्त जाएगा कहाँ? दाया नीलय में ना। जब ये दाया नीलय में आया, फिर ये दाया नीलय क्या करेगा? पंप करेगा। तो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या होगा? ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त हो जाएगा, क्योंकि अब रक्त गया फेफड़ा के अंदर में, फेफड़ा के अंदर में ऑक्सीजन से संपर्क में आएगा तो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त कहेंगे। फिर ये फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ आएगा? बाह्य आलिंद में। फिर ये यही ऑक्सीजन समृद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाह्य आलिंद में आएगा। फिर ये बाह्य आलिंद संकुचित होकर, देखो यहाँ पे हम समझा रहे हैं, बाह्य आलिंद संकुचित होकर कहाँ जाएगा? बाह्य नीलय में। बाह्य नीलय में आया। अब फिर ये बाह्य नीलय क्या करेगा? इसको पंपित करके क्या करेगा? महाधमनी के माध्यम से शरीर के संपूर्ण भागों में भेज देगा, हृदय से होकर भेजेगा। एक बार तो आया और फिर एक बार आया, यहाँ से इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है हृदय से होकर के। फिर यहाँ मान के चलिए फेफड़ा में गया। फेफड़ा से फिर आता है कहाँ पे? फेफड़ा से फिर आता है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाह्य आलिंद में। बाह्य आलिंद से फिर ट्रांसफर हुआ बाह्य नीलय में, क्योंकि संकुचित होगा तो बाह्य नीलय में जाएगा ही। फिर ये बाह्य नीलय पंपित करके महाधमनी के माध्यम से कहाँ भेज देता है? रक्त को शरीर के संपूर्ण भाग में भेज देता है। तो इस तरह से एक बार आया फिर गया, यानी कि 2 बार हृदय के अंदर में रक्त जा रहा है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाती है। चाहे दोहरा परिसंचरण बोलिए, चाहे दोहरा रक्त परिसंचरण बोलिए, बात एक ही हुआ। बात को समझिए। अब बोलिएगा सर जी ये प्रक्रम क्यों आवश्यक है? अगर हमारे शरीर के अंदर में इस तरह की प्रक्रिया नहीं होगी तो उस स्थिति में शुद्ध रक्त का बहाव हमारे शरीर के अंदर में नहीं होगा। जब ये शुद्ध रक्त का बहाव हमारे शरीर के अंदर में नहीं होगा तो हमारा अंग, कई सारे अंग क्या होगा? काम नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए एनर्जी, क्योंकि रक्त के अंदर में क्या होता है? रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और इसकी के अंदर में, शरीर के अंदर में जितने भी, मान के चलिए आप लोगों ने जितने भी भोज्य पदार्थ को खाए और भोज्य पदार्थ से जितने भी एनर्जी का निर्माण हुआ वो शरीर के किस पदार्थों के माध्यम से वहन करता है? तो ये रक्त के माध्यम से ही वहन करता है। एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है हमारे शरीर के अंदर में, जितने भी मान के चलिए उपयोगी पदार्थ है, तो जितने भी उपयोगी पदार्थ है तो शरीर उसको अवशोषण कर लेता है, और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है शरीर उसको बाहर निकाल देता है। तो जितने भी उपयोगी पदार्थ है, जितने भी ऊर्जावान पदार्थ है, वो कहाँ संचित रहता है? किसके अंदर में मिल जाता है? अगर ये रक्त हमारे शरीर के अंदर में 2 बार नहीं घूमेगा, रक्त हमारे शरीर के अंदर में नहीं घूमेगा, अगर मान के चलिए ये प्रक्रम हमारे शरीर के अंदर में नहीं होगा तो उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर ही नहीं रहेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं मशीन भी गति में रहता है तब ना टेम्परेचर में आता है। इंसान भी, आप भी दौड़ते हैं तो उस दिन में आपका टेम्परेचर बदलता है ना। और जिस व्यक्ति का टेम्परेचर नहीं बदल रहा है इसका मतलब उसका तबीयत खराब है। टेम्परेचर तब ना हम लोग थर्मामीटर से मापते हैं जो उसका टेम्परेचर किस तरह से 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं तो 98.6 आता है, तो उस दिन हम लोग समझते हैं हमारा शरीर का टेम्परेचर ठीक है। बात को समझिए। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा है? यह क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है, अगर हमारे शरीर के अंदर में रक्त हृदय के अंदर में 2 बार नहीं पहुंचाएगा तो उस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन समृद्ध होता है, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन समृद्ध होता है, और ऑक्सीजन एनर्जी करने का निर्माण, एनर्जी प्रोड्यूस करने का निर्माण करता है। यही ऑक्सीजन भोजन को मान के चलिए तोड़ने फोड़ने का काम करता है। देखिए बात हम आपको बता रहे हैं, जितने भी हमारे शरीर के अंदर में उपयोगी पदार्थ है, जो भी हम भोजन को खाते हैं उसमें जो भी एनर्जी होता है वो एनर्जी रक्त में मिल जाता है, और फिर यही रक्त एक फ्यूल की तरह काम करता है। जब फ्यूल शरीर के अंदर में घूमेगा ही नहीं, ईंधन जो हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में जाएगा ही नहीं, तो एनर्जी कैसे होगा? एनर्जी कैसे मिलेगा? तो दिक्कत आएगी ना, वहाँ पर हमारी मृत्यु भी हो सकती है। शरीर के अंदर में टेम्परेचर बनाए रखने के लिए रक्त का परिभ्रमण करना जरूरी है, रक्त का परिभ्रमण होना जरूरी है, नहीं तो शरीर के अंदर में टेम्परेचर ही नहीं बन पाएगा। अब मशीन चल रहा है तब हम लोग क्या करते हैं, मशीन के अंदर में मान के चलिए जो है
मशीन चलते रहता है तो टेम्परेचर एक दिशा से क्या करते हैं, एक दिशा से मान के चलिए पानी को आने देते हैं, एक दिशा से पानी को जाने देते हैं। अब मान के चलिए क्या होगा, अब पानी नहीं दीजिएगा उस स्थिति में, पानी नहीं दीजिएगा उस स्थिति में मशीन तो हिट हो जाएगा। इस तरह की बात देखते हैं ना, तो एक दिशा से पानी देते रहते हैं, एक दिशा से पानी निकलते रहता है, तो सही सर्कुलेट करते रहता है। तो जब ये सर्कुलेट करेगा तो क्या होगा, मशीन का टेम्परेचर बरकरार रहेगा, नहीं तो बरकरार ही नहीं रहेगा। हमारे शरीर के अंदर में मान के चलिए ये रक्त का परिभ्रमण नहीं होगा तो कई सारी समस्याएं हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है, मौत भी हो सकती है ना। तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए ना। अब हम लोग कई कारणवश मान के चलिए किसी एक ही साइड से बैठ जाते हैं, तो कई बार ऐसे होते रहता है कमजोरी के कारण से हाथ पैर सन्ने लगने लगता है, कैसे कैसे झुनझुन मारने लगता है ना, कैसे कैसे लगने, चल ही नहीं पाते रहते हैं कुछ समय तक। अब फिर पूरा रक्त जो है मान के चलिए फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है, बढ़िया से गति करना प्रारंभ कर देता है, तब हम लोग चलते हैं तो चल पाते, नहीं तो नहीं चल पाएंगे ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। एक बार और एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये दोहरा परिसंचरण क्या होता है और यह क्यों आवश्यक है। आखिरकार ये दोहरा परिसंचरण क्या होता है, तो चाहे दोहरा परिसंचरण बोलिए, चाहे दोहरा रक्त परिसंचरण बोलिए। तो हमने वीडियो को शुरुआत में ही दोहरा परिसंचरण को समझने से पहले ये रक्त परिसंचरण क्या होता है इसके बारे में आपको समझाएं। रक्त परिसंचरण का मतलब, परिसंचरण का मतलब क्या हुआ, संचरण का मतलब होता है गति, परि का मतलब चारों ओर, परि मतलब जैसे इसी शब्द से मिलते जुलते हुए पर्यावरण के बारे में समझिए। पर्यावरण का मतलब क्या हुआ, हमारे चारों ओर के आसपास का वातावरण, हमारे चारों ओर के आसपास के वातावरण को हम लोग, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी परि का मतलब क्या था, चारों ओर, सभी ओर। संचरण का मतलब होता है गति, ट्रैवल, मूविंग, सर्कुलेटिंग सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। बात को समझिए, तो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त जिस तंत्र के माध्यम से बहता है, घूमता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रक्त परिसंचरण। तो भाई घूमता है किस तरह से है, तो वो होती है दो नसें, एक होती है धमनी, दूसरा होती है शिरा। इसी धमनी और शिरा के माध्यम से हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त का बहाव होता है। जैसे कि हम वीडियो को प्रारंभ में ही बताए कि धमनी के अंदर में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा के अंदर में अशुद्ध रक्त बहता है। तो इतना बात समझ लिए कि आखिरकार ये रक्त परिसंचरण क्या होता है। अब नाम ही स्पष्ट होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण या दोहरा परिसंचरण। दोहरा का मतलब क्या हुआ, दो बार सर्कुलेट करना, दो बार हमारे शरीर के अंदर में रक्त का बहाव। तो इसी बात को यहाँ पे लिखे हैं, मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी जीवों में रक्त का हृदय में दो बार पहुंचना ही क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण कहलाता है। तो हमें आशा कर सकते हैं कि आखिरकार ये दोहरा परिसंचरण क्या है, आखिरकार ये दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है, इसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका समझ लिए होंगे। अब आइए एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये दो बार जो है रक्त किस तरह से, कैसे ये हमारे शरीर के अंदर में, कैसे ये हमारे हृदय के अंदर में जाता है, कैसे ये पहुंचता है, इसको एक बेहतरीन तरीका समझिए। तो यहाँ पे हमने बताया कि रक्त सबसे पहले क्या होगा, महाशिरा से होते हुए दाया अलिंद में गया। रक्त महाशिरा से होते हुए सर्वप्रथम दाया अलिंद में गया। दाया अलिंद फिर ये संकुचित होने के कारण से ये अपने रक्त को डाल देता है किसमें, दाया निलय में, और फिर यही दाया निलय पंपित करके फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ये फेफड़ा तक पहुंचा देता है। जब ये फेफड़ा में पहुंचा तो फेफड़ा में ऑक्सीजन रहता है, तो ये रक्त कैसा हो जाता है, अब ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त हो जाता है। फिर यही ऑक्सीजन समृद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाया अलिंद में पहुंचता है, और फिर यही बाया अलिंद फिर संकुचित होकर के इसी रक्त को डाल देता है। इसी बाया अलिंद के संकुचित होने से फिर यही रक्त कहाँ चले जाता है, बाया नीले में। फिर यही बाया नीला पंपित करेगा, जब ये बाया नीला पंपित करेगा तो महाधमनी के माध्यम से शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंच जाता है। तो इस तरह से एक बार आया फिर एक बार गया, दो बार काम हो रहा है। और इस तरह का बात सिर्फ मनुष्य के अंदर में और कशेरुकी जीवों के अंदर में होता है। मछली के अंदर में रक्त हृदय में एक ही बार ट्रांसफर होता है। किस तरह से ये ट्रांसफर होता है, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको समझ लिए होंगे। सबसे पहले महाशिरा से होते हुए दयालिंद संकुचित होगा तो दयानिलय जब ये पंपित करेगा रक्त को, वही रक्त को जो रक्त दया अलिंद से आया और ये दया अलिंद संकुचित होने से जो रक्त दया नीले में गया, फिर उसी रक्त को दया नीले पंपित करके फुफ्फुस धमनी के माध्यम से रक्त को भेजेगा कहाँ पे, फेफड़ा में ऑक्सीजन समृद्ध होगा। और जब ये ऑक्सीजन समृद्ध हो जाता है तो फिर यही रक्त कहाँ जाता है, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आएगा कहाँ पे, बाया अलिंद में। बाया अलिंद संकुचित होकर फिर कहाँ जाता है, बाया नीले में, और फिर बाया नीले महाधमनी के माध्यम से शरीर के संपूर्ण भागों में भेज देता है। इस तरह से हमारे शरीर के हृदय में रक्त दो बार फ्लोटिंग करता है, रक्त दो बार सर्कुलेट करता है, रक्त दो बार सर्कुलेट करता है, रक्त दो बार फ्लोटिंग करता है। इस तरह इसी बात को कहते हैं, यही व्याख्या क्या कहलाती है, यही व्याख्या कहलाती है दोहरा परिसंचरण। यह क्यों आवश्यक है, यह इसलिए आवश्यक है, अगर हमारे शरीर के अंदर में इस तरह से यह प्रक्रम नहीं होगा तो ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन रक्त आपस में मिल जाएगा। ये क्या करने का काम करता है,
ऑक्सीजनित अविऑक्सीजनित रक्त को अलग ही नहीं। हृदय का काम क्या होता है? हृदय का काम यही नहीं होता है ऑक्सीजनित यानी कि ऑक्सीजनित रक्त को अविऑक्सीजनित रक्त को अलग करना। ऑक्सीजनित रक्त मान के चलिए जिसमें ऑक्सीजन समृद्ध है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। विऑक्सीजनित का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है। ये दोनों रक्त को क्या करता है? अलग करने का काम करता है। जब एक में मिल जाएगा तो उस दिन क्या हो जाएगा? शरीर के अंदर में टेम्परेचर बन ही नहीं पाएगा। जब शरीर के अंदर में टेम्परेचर बन ही नहीं पाएगा तो उस दिन में आपको समस्या आएगी, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। शरीर के अंदर में टेम्परेचर मान के चलिए एक मरा हुआ व्यक्ति का टेम्परेचर किस तरह से होता है? पूरा गिर जाता है, पूरा ठंडा हो जाता है ना। वो जीवित रहने के लिए शरीर के अंदर में टेम्परेचर और ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए रक्त का तो अलग होना, ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त का अलग होना तो आवश्यक है, तभी आप जी पाइएगा, नहीं तो नहीं जी पाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। देखिए किस तरह से इसका डेफिनेशन लिखे हैं। मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी के जीवों में रक्त का हृदय में 2 बार पहुंचना ही क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचलन कहलाता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों को होता है, जिसमें 2 ऊपरी कोष्ठक को अलिंद तथा 2 निचली कोष्ठक को नीले कहते हैं। सर्वप्रथम रक्त महाशिरा से होते हुए दया अलिंद में जाता है और फिर दया अलिंद संकुचित होकर उसी रक्त को नीले में भेजता है, फिर पुनः फुफ्फुस धमनी से होकर, यहाँ देखिए, और फिर पुनः ये फुफ्फुस धमनी से होकर यही रक्त फेफड़ा में जाता है और यहाँ से फिर रक्त फुफ्फुस शिरा से होकर बायालिन में जाता है। फुफ्फुस शिरा से होकर कहाँ जाएगा? बायालिन। और फिर ये पूरा बायालिन जब संकुचित होता है तो वही रक्त चल जाता है बाया नीले में। और जब ये बाया नीले में गया तो फिर वही रक्त को क्या करेगा? बाया नीले पंपित करके आप यहाँ पे जो है हम समझा रहे हैं कि किसी और तरीका से लिखा है, किसी और तरीका से। तो जिस अनुसार हम समझाएं तो आशा कर सकते हैं आप उसी अनुसार से लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक बार जिस अनुसार से हमने समझाए यहाँ पे किसी तरह से रक्त कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे लिखना है, हमने जो समझाए उसी के अनुसार से आप कॉपी के अंदर में नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, वो बेटर रहेगा। तो संकुचित होने से रक्त बाया नीले में जाता है। अब फिर यही रक्त जो बाया नीले में गया तो बाया नीले में क्या करेगा? पंपित करेगा। पंपित होकर ये महाधमनी से होकर शरीर के संपूर्ण भाग में चले जाता है। इस तरह से रक्त का हृदय में 2 बार पहुंचना ही क्या कहलाएगा? दोहरा परिसंचरण या दोहरा रक्त परिसंचरण। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे।